हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन इंडिया को देखेंगे। और हमारा सबसे पहला टॉपिक है एनएचआरसी। तो न्यूज़ में क्यों था कि रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशंस का जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन है, जिसको हम गांड्री करके प्रोनाउंस कर सकते हैं यहाँ पे, तो उसने अभी सेकेंड टाइम मतलब सेकेंड ईयर जो है, दूसरी बार, हर साल एक्रेडिटेशन होता है, दूसरी बार इंडिया को एक्रेडिटेशन से मना कर दिया, नहीं मिला इस बार इंडिया के एनएचआरसी को। तो क्या है ये एक्रेडिटेशन ऑफ एनएचआरसीआई, वो देखते हैं। एनएचआरसीआई गॉट ए स्टेटस ऑफ एक्रेडिटेशन फर्स्ट टाइम इन 1999। तो ए स्टेटस मिला था। 2016 में एक्रेडिटेशन डिफर कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 2017 में ए रेटिंग दिया गया था इसको। ठीक है, 2023 में एक्रेडिटेशन डिफर किया गया था और अभी 2024 में फिर से डिफर कर दिया गया है। द करेंट एक्रेडिटेशन बाय गांड्री इज डिफर्ड ड्यू टू लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन स्टाफ एंड लीडरशिप, इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। तो ये रीजन है कि डाइवर्सिटी नहीं है, इस वजह से। यहाँ पे ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन के बारे में दिया गया है। ये 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था टू प्रमोट एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड इसकी मेंबरशिप में देखा जाए तो 120 कंट्रीज हैं इंक्लूडेड, जिसमें कि इंडिया भी इंक्लूडेड है। एंड सब कमिटीज ऑन एक्रेडिटेशन, तो इसमें जो है गांड्री थ्रू SCA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड एक्रेडिटिंग NHRI इन कंप्लायंस विद पेरिस प्रिंसिपल। तो A स्टेटस जो इंस्टीट्यूशन है कंप्राइजेज वन A स्टेटस इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 गांड्री रीजनल ग्रुपिंग, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप। ठीक है, एशिया एंड पैसिफिक एक यूनिट हो गया, अफ्रीका एंड अमेरिका एंड यूरोप एक यूनिट हो गया। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स इज परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफ एंड सर्व्स एज द सेक्रेटेरिएट ऑफ गांड्री and its SCA. Okay, so now we'll see about NHRC. NHRC का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के तहत बनाया गया था और 2006 में और 2019 में इसको अमेंड किया गया। तो PHRA प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है वो ह्यूमन राइट्स को कैसे डिफाइन करता है? इट इज राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. These rights are guaranteed by the Constitution or embodied in international covenants. या तो Constitution में दिया हुआ है या फिर International Covenants में दिया हुआ है and are enforceable by court in India. तो इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? Chairperson and member of the commission are appointed by President on recommendation of a committee. एक कमिटी बनती है जिसके रिकमेंडेशन पर जो प्राइम प्रेसिडेंट है वो उसके चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। जो कमेटी बनती है उसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसमें और कौन कौन होता है? स्पीकर होते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ होम अफेयर्स, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि ये 4 मेंबर हमें देखने को मिलते हैं। नाउ टेन्योर, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ NHRC विल होल्ड ऑफिस फॉर 3 years और टिल द एज ऑफ 70 years, जो भी पहले आ जाए। चेयरपर्सन एंड मेंबर बोथ आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, तो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट। ये भी पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखनी है। रिमूवल, बोथ चेयरमैन एंड मेंबर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं ऑर्डर ऑन द बाय प्रेसिडेंट ऑर्डर ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आफ्टर कंसल्टिंग सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना इसमें जरूरी है। पावर की बात करें तो इट हैज़ पावर ऑफ सिविल कोर्ट ट्राइंग द सूट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड पर्टिकुलर इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर। तो ये पावर है समॉनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड एग्जामिनिंग देम फॉर ओथ, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस एंड रिक्वेस्टिंग फॉर एनी पब्लिक रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिसर्स, इशूइंग कमीशन फॉर एग्जामिनेशन और विटनेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ NHRC दिया गया है कि अगर उसके चेयरपर्सन है वो या तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस होंगे या फिर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। फुल टाइम मेंबर जो 5 होते हैं उसमें से एक होगा रिटायर्ड और सर्विंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दूसरा रिटायर्ड और सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड 3 अदर मेंबर टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम पर्सन हैविंग नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन मैटर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स में जिनका एक्सपीरियंस है उन वैसे 3 मेंबर्स को लिया जाएगा। 7 डीम्ड मेंबर्स, चेयरपर्सन ऑफ
नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एंड वुमेन। तो ये जो इसके चेयरपर्सन होते हैं इन कमीशंस के, वो 7 डीम्ड मेंबर्स होते हैं इसमें इंक्लूडेड। ना फंक्शन क्या है NHRC का, तो इंक्वायर करना ह्यूमन राइट वायलेशन का, इंटरवीन करना, विजिट एनी जेल और इंस्टीट्यूशन अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रिव्यू लॉ प्रोसीजर फॉर प्रोटेक्शन, रिव्यू फैक्टर इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म। तो ये सारे काम है रिलेटिंग टू ह्यूमन राइट्स। नाउ हमारा सेकेंड टॉपिक है CBI। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2024 का जो केस था, अपहेल्ड मेंटेनेबिलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट सूट against union over registration and investigation of cases by CBI despite revocation of its general consent in 2018। तो क्या किया अपहेल्ड कि गवर्नमेंट जो बंगाल की जो गवर्नमेंट उन्होंने ये बोला था विदाउट कंसेंट CBI हमारे राज्य में, हमारे स्टेट में इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो उसी चीज़ को लेकर ये केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बंगाल गवर्नमेंट को सपोर्ट किया है। न्यूज़ में क्या है कि इन सूट filed under Article 131, state accused union of constitutional overreach and violation of federalism। तो ये constitutional overreach, violation of federalism by unilaterally employing CBI without state's prior consent। So Article 131 deals with Supreme Court's original jurisdiction in dispute between center and one or more state। तो आर्टिकल 131 में क्या है कि जो सेंटर एंड स्टेट का जो ये है डिस्प्यूट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है। CBI के बारे में बात कर लें तो ये 1963 में स्टैब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संतनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर में ये status non-statutory and non-constitutional body। It is governed by DSPE Act, Delhi Special Police Act, Police Establishment Act 1946, and ये नॉन स्टैट्यूटरी है, ये बात याद रखना है, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ये भी याद रखना है। तो अबाउट प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन पॉलिसी एजेंसी, एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है विच कोऑर्डिनेट विद इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। तो ये इंटरपोल के लिए जो मेंबर कंट्रीज हैं उसमें ये CBI इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करती है। इसका मोटो है इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। विजन क्या है? कम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ, फाइटिंग साइबर एंड टेक्नोलॉजी क्राइम। कंपोजिशन जो है डायरेक्टर के द्वारा इसको हेड किया जाता है, असिस्टेड बाय स्पेशल डायरेक्टर और एन एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर्स, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल्स, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ऑल अदर यूजुअल रैंक ऑफ पुलिस पर्सन। Now panel that select the CBI chief consist of Prime Minister, Leader of Opposition and Chief Justice of India। तो ये तीनों मिल करके CBI चीफ को अपॉइंट करते हैं ये पैनल। In 2021 President promulgated 2 ordinances। So what was that? To extend the tenure of director of CBI। तो CBI के जो डायरेक्टर है उनके टेन्योर को बढ़ाना, एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED के भी टेन्योर को बढ़ाना अप टू 5 years फ्रॉम फिक्स टेन्योर ऑफ 2 years। पहले 2 साल था, अब उसको बढ़ा करके 5 साल कर दिया गया है। 2 ऑर्डिनेंसेस जो प्रेसिडेंट ने पास किए थे 2021 में। टाइप्स ऑफ केसेस इन्वेस्टिगेटेड बाय CBI: एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम एंड सुओ मोटो। नाउ कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर CBI। तो जनरल और स्पेसिफिक 2 तरीके के कंसेंट हैं। जनरल हो गया कि CBI इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम इट एंटर्स दैट स्टेट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन फॉर एवरी केस। तो वो हो गया कि एक बार हमने उसके लिए परमिशन मांग ली तो आप फिर बार बार हमको परमिशन नहीं चाहिए, एक बार हम निकल गए तो हम बार आ सकते हैं दोबारा। इस जनरल। सेक्शन 6 ऑफ DSPE एक्ट एम्पावर स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट टू CBI ऑफिसर। ठीक है। एंड स्पेसिफिक क्या है? CBI वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस। हर केस में CBI को पूछना पड़ेगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक। और यही कंसेंट ऑफ स्टेट की वजह से जो लड़ाई चल रही है बंगाल और यूनियन की, तो वो हमने देखा। लोकपाल की बात करते हैं। लोकपाल के बारे में क्या न्यूज़ है? लोकपाल ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंक्वायरी विंग अंडर सेक्शन 11 ऑफ लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013 टू प्रूव ग्राफ्ट केसेस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। तो पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो केसेस हैं उनको प्रूव करने के लिए। तो लोकपाल न्यूज़ में है, तो लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। इसका एंटी करप्शन ऑम्बुड्समैन एट सेंट्रल लेवल ये काम करता है ऑम्बुड्समैन की तरह एट सेंट्रल लेवल, एस्टैब्लिश्ड बाय लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013 टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केस इन्वॉल्विंग पब्लिक सर्वेंट। वो जो अन्ना हजारे ने
किया था जो आंदोलन, वो इसी के लिए किया था, लोकपाल एंड लोकयुक्त, उसी के बाद ही ये एक्ट है। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC recommended establishment of लोकपाल इंस्टीट्यूशन। तो जो दो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने रिपोर्ट निकाली थी उसमें उन्होंने बोला था कि आप करिए इसको एस्टैब्लिश। लोकयुक्त जो है वो स्टेट लेवल पे होता है और लोकपाल सेंट्रल लेवल पे होता है। एंड स्ट्रक्चर इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस स्टेट, तो हर स्टेट का अपना अपना स्ट्रक्चर है, अपने तरीके से वो करते हैं। लोकयुक्त अपॉइंटमेंट जो होता है वो गवर्नर करता है, जनरली इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लोकयुक्त का अपॉइंटमेंट जो गवर्नर करते हैं उसको कंसल्टेशन करना पड़ता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अपोजिशन ऑफ इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉम्पोजिशन लोकपाल, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन, person who is or has been a CJI or has been a judge of सुप्रीम कोर्ट एंड 8 मेंबर। एक तो चेयरपर्सन होगा जो कि चीफ जस्टिस रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का और या फिर जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट। 8 मेंबर्स विद 50% बीइंग जुडिशियल मेंबर्स। तो जो 8 मेंबर हैं उसमें से 4 मेंबर जुडिशियल होंगे और 4 मेंबर नॉन जुडिशियल होंगे और ये सारे ही अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो जस्टिस पिनाक चंद्र घोष 2019 में पहले लोकपाल बनते हैं, ठीक है। एंड जस्टिस AM खानविलकर इस करंट लोकपाल, जो करंट लोकपाल है वो है जस्टिस AM खानविलकर। चेयरपर्सन एंड मेंबर शैल बी अपॉइंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। तो सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है चेयरपर्सन मेंबर्स की, ठीक है। Their term of office is for 5 years and from date on which he enter upon office and until he reach the age of 70 years, या तो 70 साल की एज या फिर 5 साल जो पहले आ जाए। On ceasing to hold office, chairperson and every member shall be ineligible for reappointment, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी उनकी, ये एक फैक्ट है। However, a member shall be eligible for appointed as chairperson of Lok Sabha if his total tenure does not exceeded 5 years, ठीक है। अगर 5 साल ज़्यादा नहीं हुआ है, 5 साल कभी एक्सीड नहीं किया तो ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉम्पोजिशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी ऑफ लोक। हमने देखा ना कि एक सिलेक्शन कमेटी चाहिए होती है जिसके बाद उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे हम लोकपाल के मेंबर्स एंड चेयरपर्सन को अपॉइंट करते हैं। तो वो कमेटी में कौन होता है, सिलेक्शन कमेटी में चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाई हिम, वन एमिनेंट जूरिस्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ये 5 मेंबर हो गए। नाउ लोकपाल के 2 विंग होते हैं, एक होता है इंक्वायरी विंग, एक होता है प्रोसिक्यूशन विंग। तो इंक्वायरी विंग में क्या होता है, कंडक्ट्स अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू एनी ऑफेंस alleged to have been committed by a public servant punishable under Prevention of Corruption Act 1988. It submits inquiry report to लोकपाल within 60 days। 60 दिन में अपने जो इनकी जो इंक्वायरी होती है वो लोकपाल को सबमिट करते हैं। इट इज़ हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी एंड अंडर लोकपाल चेयरपर्सन डायरेक्टर विल बी असाइंड बाय 3 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड ईच SPs, SP General, SP Economic and Banking and SP Cyber. Each SP will be further assisted by inquiry officer and have all power of civil code। इनके पास सिविल कोड की सारी पावर्स होती है। एक दूसरी जो यूनिट है वो है प्रोसिक्यूशन विंग। इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और prosecution of public servant in relation to any complaint by Lokpal. Director and prosecution shall file a case based on investigation report before special court and prosecution public servant in relation to any offence punishable under PCA 1988। Now powers of लोकपाल की बात कर लेते हैं। तो superintendence and direction over central investigation agency CBI इंक्लूडिंग CBI for cases referred to them by लोकपाल। तो अगर लोकपाल ने कोई केस CBI को रेफर किया है तो उसमें वो सुपरवाइज कर सकता है CBI को। इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। एंड पावर अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फॉर कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ करप्शन, serves as final appellate authority for redressal of public grievance by any public authority in cases where decision contain corruption finding under PCA Act। Now jurisdiction of Lokpal to inquire into allegation of corruption, Prime Minister or Minister in Union Government or Member of Parliament and official of Union Government under Group ABCD। तो ये सारे लोग इनके jurisdiction के अंदर आते हैं, लोकपाल के jurisdiction के अंदर। और कौन आते हैं, चेयरपर्सन, मेंबर, ऑफिशियल एंड डायरेक्टर्स ऑफ एनी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट,
or autonomous body either established by act of parliament or wholly partly funded by union or state government. Any society or trust or body that receive foreign contribution above 10 lakh. तो ये हो गया, ये तीन जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सारे इनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। अब इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में रही हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एनसीबीसी रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 33B के अंदर इसको इंसर्ट किया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एंड आर्टिकल 338 जो है मैंडेट करता है यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू कंसल्ट एनसीबीसी ऑन ऑल मेजर पॉलिसी अफेक्टिंग ओबीसीज। तो यूनियन एंड स्टेट को कंसल्ट करना पड़ता है एनसीबीसी के लिए, कोई भी अगर लॉ बना रहे हैं रिगार्डिंग ओबीसी। कंपोजिशन चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा, 3 अदर मेंबर होगा जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड देयर सर्विस कंडीशन आर आल्सो डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट। पावर क्या होती है? कमीशन हैज ऑल पावर ऑफ सिविल कोर्ट, एक सिविल कोर्ट की तरह काम करता है। ड्यूटी क्या होती है? टू इन्वेस्टिगेट, इंक्वायर, एडवाइज एंड एनुअली प्रेजेंट रिपोर्ट एंड अदर फंक्शंस, जो भी बैकवर्ड क्लासेस के सेफ गार्ड करने के लिए जो भी नेसेसरी होगा वो सारी ड्यूटीज़ इनकी है। नाउ दूसरा हमारा होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC। अभी हमने देखा था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये शेड्यूल कास्ट है। तो recently Delhi High Court said NCSC is not empowered to investigate or issue any direction in the nature of civil or criminal court। तो इसने बोला कि ये जो है ये इन्वेस्टिगेट, इसको इतनी पावर नहीं है एनसीएससी के पास में कि ये एक सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट की तरह अपने इन्वेस्टिगेशन को कर सके। अब इसके बारे में जानते हैं कि 338 जो आर्टिकल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसके थ्रू इसको बनाया गया था। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, वाइस चेयरपर्सन होते हैं और 3 अदर मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एंड टेन्योर जो इनका होता है वो होता है 3 साल का, ठीक है। एंड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 टर्म्स। 2 टर्म्स ही मैक्सिमम है, उसके बाद इनको रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। फंक्शन क्या होता है? सेम, इन्वेस्टिगेट, मॉनिटर ऑल मैटर्स दैट इज रिलेटेड टू एससीज एंड इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू डिप्राइवेशन ऑफ राइट एंड सेफगार्ड ऑफ एससीज। अब हमारा तीसरा जो ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज़ में है वो है यूपीएससी। So recently, UPSC chairman resigned 5 years before expiration of his term। तो एक यूपीएससी के जो चेयरपर्सन थे उन्होंने रिजाइन कर दिया 5 साल पहले ही, बिफोर उनकी टर्म के कंप्लीशन। तो यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 315, इट स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ पब्लिक स्टेट कमीशन फॉर द यूनियन एंड पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। और आर्टिकल 316 में जो बात की गई है यूपीएससी चेयरमैन की, तो इसमें बोला गया है कि दे शुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड उनका जो टर्म होगा वो होगा 6 years या फिर 65 years ऑफ एज। एंड एलिजिबिलिटी, हेल्ड ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years ईदर अंडर गवर्नमेंट ऑफ, मतलब जो कौन किसको बना सकते हैं चेयरपर्सन, तो वो जो कि 10 years तक गवर्नमेंट के अंदर में काम कर चुके हैं उनको। एंड ही शी इज इनएलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट ईदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। रिमूवल की बात करें तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करते हैं ऑन द ग्राउंड्स adjudged insolvent engaging during his term of office in any paid employment outside the duty of his office or unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body। तो हमारा नेक्स्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन। केरला कैबिनेट जो है उसने क्लियर प्रपोजल टू कॉन्स्टिट्यूट 7 स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो वहाँ पे केरला में 7 स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जा रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन न्यूज़ में है। आर्टिकल 243I जो है वो बात करता है ये स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाने की। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। इट रिव्यूज फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत एंड रिकमेंड प्रिंसिपल फॉर गवर्निंग। ये पंचायत के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू करता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेट एंड पंचायत ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ स्टेट टैक्सेस। तो वो जो बेसिकली जो फाइनेंस कमीशन का जो काम है वही है स्टेट लेवल पे पंचायत और स्टेट के बीच में टैक्सेस को, ड्यूटीज को, टॉल्स को, फीस को डिवाइड करना, ग्रांटी नेट को प्रोवाइड करना। आर्टिकल 243Y जो है इट प्रोवाइड फॉर दैट एसएफसी शैल मेक सिमिलर रिकमेंडेशन फॉर म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी के लिए भी सिमिलर रिकमेंडेशन को करना है। तो 243I एंड 243Y। नाउ हमारा नेक्स्ट है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। Recently, CVC in its annual report 2023 highlight ministry department sector-wise corruption complaint received and disposed against public officials। उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है जानना।
ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल नहीं है इनके लिए। तो सीवीसी एक्ट जो है 2003 का है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964 थ्रू अ रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। पहले ये एक रेजोल्यूशन के थ्रू एस्टैब्लिश किए गए थे, बाद में इनके लिए एक एक्ट आया गया। और किसके बेसिस पे? के संथनम की कमेटी थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, तो उस बेसिस पे ये वाला जो एक्ट लाया गया था। In 1988, it was conferred statutory status through an ordinance promulgated by Union government. तो 1998 में इनको ये वाला स्टेटस दिया गया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस। नाउ आगे बढ़ते हैं। 3 मेंबर बॉडी है विद सेंट्रल विजिलेंस ऑफिस कमिश्नर एंड 2 विजिलेंस कमिश्नर। एक हेड होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर हैं। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ पीएम, Union Minister of Home Affairs and Leader of Opposition. Role and functions: supervise vigilance administration across central ministry, department and organization, conduct preliminary inquiry into complaint referred by लोकपाल। लोकपाल ने किसी कंप्लेंट को रेफर किया तो उसको देखना। ओवरसी फंक्शनिंग ऑफ डीपीएसपी के अंदर जो बना है सीबीआई इन इन्वेस्टिगेटिंग करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस। ओके, तो ये हमारा हो गया CVC। अब लॉ कमीशन न्यूज़ में है। प्रेसिडेंट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 23rd लॉ कमीशन फॉर 3-year टर्म्स फ्रॉम सितंबर में। तो हमारा 23rd जो लॉ कमीशन है वो 3 साल के लिए बनने के लिए रेडी हो गया है। 23rd लॉ कमीशन का मैंडेट क्या है? टू रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स एंड टू एनहांस द इंडियन लीगल सिस्टम। कॉम्पोजिशन क्या है? इट इंक्लूड अ फुल टाइम चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर्स होंगे एंड एडिशनल एक्स ऑफिशियो एंड पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हिस्ट्री की बात कर लें तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1834 बाय गवर्नर जनरल अंडर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बाय लॉर्ड मैकले। The first law commission of independent India was established in 1955 and it was chaired by Shri M.C. Setalwad. It is non-statutory body constituted by a notification of Ministry of Law Justice and ठीक है, it reforms law to maximize justice and promote good governance under the law. Function क्या है? Conduct research and provide recommendation based on defined TORs, term of reference. Now नीति आयोग हमारा है, उसके बाद यूनियन पोस्टल यूनियन है। 2 टॉपिक हमारा बचा है, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं फिर हमारा, क्योंकि एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग सेलिब्रेटेड 10 years ऑफ इट्स फाउंडेशन। इसका जेनेसिस की बात करें तो गवर्नमेंट थिंक टैंक, इट वाज फॉर्म्ड इन 2015 वाया रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। इसको प्लानिंग कमीशन को हटाया गया था तो नीति आयोग बना था। इसके चेयरपर्सन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है। गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, सीएम ऑफ ऑल स्टेट एंड यूटी विथ लेजिस्लेचर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर, वाइस चेयरपर्सन, नीति आयोग फुल टाइम मेंबर जो होते हैं नीति आयोग एंड स्पेशल इन्वाइटीज। एक्स ऑफिशियो मेंबर इंक्लूड मैक्सिमम 4 members of Union Council of Minister nominated by PM. Special invitee कौन होते हैं? It includes experts, specialists and practitioners with relevant domain knowledge nominated by PM. तो PM ही इनको नॉमिनेट करते, कोई स्पेशल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको स्पेशल इन्वाइटीज कह रहे हैं हम। तो ये सारे उनके हो गए। उसके बाद रीजनल काउंसिल्स होते हैं टू एड्रेस स्पेसिफिक इशू एंड कंटिजेंसी इम्पैक्टिंग मोर देन 1 state और अ रीजन। सो CEO जो होते हैं अपॉइंटेड बाय PM फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर इन रैंक ऑफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Twin mandate to oversee adoption and monitoring of SDG in the country and to promote competitive and cooperative federalism. तो ये 2 twin mandate हैं, adoption and monitoring of SDG and competitive and cooperative federalism. Report released by नीति आयोग, SDG India Index, National Multidimensional Poverty Index, Systematic Transformation of School Education, साथ ही पोर्टल Export Preparedness Index। ये सारे नीति आयोग के रिपोर्ट्स हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को हम देखते हैं। रिसेंटली 150th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ऑब्जर्व। सॉरी, इट वाज नॉट यूनियन, इट इज यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो क्या है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? एस्टैब्लिश्ड एज जनरल पोस्टल यूनियन ऑन October 9, 1874 थ्रू ट्रीटी ऑफ बर्न। ठीक है। Second oldest international organization after International Telecommunication Union, which formed in 1865.
ये सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड पोस्ट डे सेलिब्रेटेड ऑन एनिवर्सरी ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूपीयू। हम जो वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं वो इसके एनिवर्सरी पे मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर बर्न में है, स्विट्जरलैंड। एंड इसके मेंबर्स हैं 192 कंट्री है। इंडिया जो है इज वन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट एंड एक्टिव मोस्ट एक्टिव मेंबर्स। और यूपीयू जो है इज अ यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी में आता है। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और अब ज़्यादा बचा भी नहीं है, हार्डली 8-9 पेजेस और बचे हुए हैं हमारे, तो वो हम कवर कर लेंगे। ओके, सो टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय।